Okay, so we are back, and a big hello. And just for information that after a lot of speculation कि होगा नहीं होगा, postpone होगा, cancel होगा, है ना, board के marks के basis पे होगा, and all those things, they have now all been put to rest क्योंकि आज JEE Mains finally start हो रहा है. So like people are already on the way and some must have reached and so on. ठीक है ना? So therefore इस साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है in the sense कि जो अगले साल के लिए वेट कर रहे थे they were in like in doubts कि अगर इस साल का इतना पीछे हो जाए तो हम लोगों के साथ क्या होगा, है ना. I hope those have been now put to rest because JEE Mains have already started today and NEET is like due next Sunday. ये वाला coming Sunday नहीं, उसके next Sunday. So therefore all things rolling now, nothing has been stopped. ठीक है ना. चलो let's start. Good morning messages from कुमार आदित्य, हर्षित, ऋषभ, देवतीवतिया, गर्भ, श्रेयसी, अरियंत. ओम सेज कि एनडीए का भी है इसी वीक में. ध्रुव गुप्ता गुड मॉर्निंग. ओम आई थिंक हाँ एनडीए का भी है और लेकिन एक कोई पेपर क्लैट का कैंसिल. क्लैट का एक्चुअली कैंसिल नहीं हुआ, मतलब पोस्टपोन हो गया. इट वाज आल्सो समवेयर इन 6th या 7th, तो उसको पोस्टपोन करके शायद 21 या 28 को कर दिया गया. क्लैट मींस जिनको लॉ पढ़ना है उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है दैट इज अ क्लैट एग्जाम. तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने वो किया है चेंजेस वगैरह. ठीक है ना, बट नॉट इन द अदर एग्जाम्स. अदर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन एज यूजुअल. ठीक है. चलो तो लाइक यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कोलिजन विद नहीं कल तो कोलिजन नहीं कर रहे थे. कल हम लोग का डिस्कस मेनली कर रहे थे सेंटर ऑफ मास, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सो ऑन. ठीक है ना, कल हमने ये किया था. आज हम लोग फिर से कोलिजन पे वापस आएंगे. ठीक है ना, फिर से कोलिजन पे वापस आएंगे विद एजेंडा ऑफ oblique collision. Oblique collision. So what is oblique collision? How is it different from Ansh has asked a question that is कल CPT है क्या? But I think CPT और नहीं है शायद. अगर इंग्लिश वगैरह सब हो गया है ना, तो इन दैट केस CPT अब नहीं होगा क्योंकि अभी तो तुम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गया ना. तो हाफ ईयरली एग्जाम का मैं थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ. अच्छा, देव सेज की इंग्लिश का है सर. अच्छा, इंग्लिश का मुझे नहीं पता. आई वाज जस्ट गेसिंग कि शायद इंग्लिश का हो गया होगा तभी क्वेश्चन पूछा होगा. अगर इंग्लिश का नहीं हुआ तो देन इट कैन बी देयर. आई डोंट नो, मे बी यू कैन आस्क इन द ग्रुप. आई थिंक अपर्णा मैम या अनिता मैम जो भी है दे विल डेफिनेटली आंसर. सो द पॉइंट इज दैट इंग्लिश का नहीं पता, बट अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सीपीटी अब और नहीं होगा क्योंकि इसके बाद सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम्स है. तो मैं हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस बता देता हूं. ठीक है ना. हाफ ईयरली सिलेबस है ऑल टिल वर्क एनर्जी पावर एंड प्लस रोटेशन का एक टॉपिक जो कि हम लोग नेक्स्ट करेंगे, मतलब प्लस 1 टॉपिक ऑफ रोटेशन and that is moment of inertia. सर कुछ भी नहीं आएगा डब्ल्यूईपी से. नहीं, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ये हाफ ईयरली के लिए. ठीक है ना, नंबर 1. नंबर 2 इज दैट हाफ ईयरली का पेपर बहुत आसान होता है. क्यों? वो तो सीबीएसई वाला टाइप का पेपर है. उसमें तो डेरिवेशन भी आएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करो, है ना, या प्रूव करो कि ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है. एंगल ऑफ बैंकिंग में प्रूव करो. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो हाफ ईयरली इज अ डिफरेंट पेपर व्हिच इज टोटली सीबीएसई बेस्ड. ठीक है ना. कभी उसके पैटर्न में बताऊंगा. देह में आस्क कि क्या कोलिजन सेंटर मास ये सब भी आएंगे. बेटे मैंने क्या बोला, ऑल बोला ना, देखो सब कुछ आएंगे. बट कोई टेंशन मत लो, इसके लिए अभी कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. हाफ ईयरली का पढ़ाई जो है स्टार्ट करो. फर्स्ट तो हाफ ईयरली शायद 16-17 को है और आज फर्स्ट है और मैं भी कह रहा हूँ कोई पढ़ाई मत करो. तो मे बी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करो, दैट विल बी गुड इनफ. अभी इस वीक तक जो है ना
सारा अपने अपने चार्ट और शेड्यूल जो भी तुम लोगों ने बनाया होगा, कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने नहीं भी भेजा है, तो लाइक अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीक से थोड़ा बहुत सीबीएसई टच कर लेना। सीबीएसई टच वही, फिजिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, केमिस्ट्री में शायद थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी, उसमें याद करना पड़ता है कुछ चीजें। फिजिक्स और मैथ्स में तो सीबीएसई के लिए कुछ हार्डली पढ़ाई करना। थोड़ा मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, बट अदरवाइज नॉट मच। बस थोड़े प्रूफ बता देना किसी से करने हैं, और तो कर वही प्रूफ आएंगे, फिर डेफिनेशन भी आएंगे, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये आ सकता है। मतलब ये कोई पेपर लीक नहीं कर रहा हूं मैं, कहने का मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। प्लस 1 मार्क का जनरल क्वेश्चंस कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक इन अ स्लीपरी बाथरूम, समथिंग लाइक दैट। आई मीन तो लाइक एक्सप्लेनेशन से अच्छे से आंसर करना है एंड ऑल। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, यू नो, प्लस थ्योरी में डेरिवेशन, यूनिट्स भी आ सकता है और डेफिनेशन भी आ सकता है, और जनरल एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन ये सब आएंगे। तो मैं पैटर्न कभी और बताऊंगा, अभी सिलेबस नोट कर लो। एंड दैट इज वर्क पर एनर्जी पूरा प्लस एक रोटेशन का टॉपिक, एंड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। मार्किंग स्कीम कभी और बताऊंगा, अभी आज रहने दो मार्किंग स्कीम। आज बल्कि आज एक और चीज भी कहना था, पहले इसको करते हैं स्टार्ट। वी हैड सफिशिएंट चिट चैट टुडे, 8 मिनट हो गए। ठीक है, मार्किंग स्कीम कभी और बताऊं। अच्छा, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे और जो आज का एजेंडा है, आज का एजेंडा है प्योरली ऑन ओब्लिक कोलिजन। सो लेट्स डू विद ओब्लिक कोलिजन। देखो, पहली बात तो अभी तक हमने जो भी कोलिजन डिस्कस किया, लेट मी रिपीट, अभी तक हमने जो भी कोलिजन डिस्कस किया वो सारा स्ट्रेट लाइन में हुआ था। मींस व्हाट, दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बिफोर कोलिजन एज वेल एज आफ्टर कोलिजन। ठीक है। Till now what we have discussed is called as head-on collision. Means collision के पहले, collision के बाद हर पैरामीटर single straight lines, like all velocities बोलती है सब कुछ कर दिया, मतलब बिफोर वाला भी आफ्टर वाला भी सब कुछ, all velocities in a single straight line। तो ये हो गया तुम्हारा जो है हेड ऑन कोलिजन। और ओब्लिक कोलिजन में क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे अक्सर होता है, देखा ही होगा कैरम बोर्ड में, मान लो एक यहाँ पे कॉइन है, एक यहाँ पे कॉइन है, और तुमको इस कॉइन को यहाँ पे डालना है इस पॉकेट में, तो ऐसे तो होगा नहीं, ये लाइन है, तो हम क्या करेंगे ना, स्ट्राइकर को ऐसे करके फिर इसके कोने में हिट करेंगे, यहाँ पे मिडिल में नहीं, कोने में हिट करेंगे, सो दैट स्ट्राइकर जो है थोड़ा बहुत यहाँ से आके यहाँ पे चला जाएगा स्ट्राइकर, और ये वाला जो है यहाँ। Now this is an example of oblique collision। देखो इनिशियली, अच्छा इनिशियली ये रेस्ट पे है तो इसका तो कोई वेलोसिटी नहीं है, बस स्ट्राइकर के इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, बाद में डायरेक्शन देखो, और कॉइन का आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन देखो। सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस इन्वॉल्व्ड, दैट इज व्हाट इज ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन वेयर देयर इज नो सॉल्यूशन। से सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, अभी बताता हूं उसमें क्या चक्कर है। ठीक है ना। आर्यन has asked, और भी क्वेश्चन आ गया, वेक्टर, यूनिट, डायमेंशन सब आएगा बेटा, मैंने लिखा था ना, और यानी मैथ्स टूल भी आएंगे। ठीक है, इसलिए कुछ भी डिस्काउंट मत करो, देयर इज नो डिस्काउंट। डिस्काउंट फाइनल पेपर जब होगा फरवरी में, तब एक आध चैप्टर हटा दे, अभी तो हुए ही है कितने चैप्टर्स। Aryan is asking is that our syllabus is ahead in comparison to previous year. Well, in comparison to previous year, we are almost at the same level. एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, but we are at the same level. ठीक है ना, चलो let's proceed। तो ये हो गया तुम्हारा oblique collision। Now let's start with the general oblique collision। So a general oblique collision, general oblique collision is that, let me draw a straight line x and y axis, ठीक है, and let us say two particles। Now please understand, I'm talking about particles, so let's say two particles like this, m1 m2, come here with the speed of suppose initially u1 and comes here with the speed of suppose u2. This is
θ1 θ2 एंड आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद सपोज छिटक जाता है, ये ऐसे चला जाता है लेट्स से, और ये ऐसे चला जाता है, तो ये m1 चला गया और ये m2 चला गया विद सम वेलोसिटी लेट्स से v1, और ये हो गया v2, and let's say the angles are phi1 and phi2. इनिशियल तो सब कुछ नोन होगा, यानी क्या क्या मिलेगा तुमको, m1 m2 दिया रहेगा, u1 u2 दिया रहेगा, और θ1 θ2 दिया रहेगा, यानी known quantities are, so known quantities are m1 m2 u1 u2 θ1 θ2. So these are the known quantities, ठीक है ना? बॉक्स में डाल, ये नोन क्वांटिटीज है, m1 m2 u1 u2 θ1 θ2. टू फाइंड, यानी टू फाइंड क्या होगा फिर, टू फाइंड होगा v1 v2 phi1 phi. ये अननोन क्वांटिटीज है, यानी ये तुमको निकालना है, ठीक है ना? सो वी हैव टू फाइंड आउट दीज क्वांटिटीज. Okay, so let's see now. So what are the equations that we can write? The equations that we can write are, first of all, momentum conservation along x. इक्वेशन लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा ना, m1 u1 cos θ1, तो m1 u1 cos θ1 plus m2 u2 cos θ2 plus m2 u2 cos θ2 is equal to m1 v1 cos phi1, m1 v1 cos phi1 plus m2 v2 cos phi. ठीक है, तो ये आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस. दूसरा हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा ना, m2 u2 sin θ2 minus m1 u1 sin θ1 is equal to m1 v1 sin phi1 minus m2 v2 sin phi. तो मोमेंटम कंजर्वेशन के दो इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, दोनों लिख, ये आ गया वो. अब हम लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, लाइक दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी की इक्वेशन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. ठीक है, देख ये कौन सा इक्वेशन आ गया, दिस इज they have asked ki is it in the horizontal plane. Well, the answer is yes, everything is happening in a plane. ठीक है ना? Okay, Dhruv says yes, I don't know to what question, ठीक है ना, but anyway let's proceed. ये बताओ कि इक्वेशन आया कितने, तीन इक्वेशन आ गए. So now we have three equations, one for momentum conservation along x, the other for momentum conservation along y, and the third equation is for energy conservation. क्योंकि पार्टिकल्स मैंने पहले बोला था, लाइक m1 m2 and m2 are particles. Two particles. तो अगर दोनों पार्टिकल्स होंगे, इन दैट केस तो इक्वेशन से ही बनेंगे. सो आई डोंट थिंक इक्वेशन आर वेरी टफ, तो इसलिए मैंने कुछ पूछा भी नहीं, मैं तो ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, बिकॉज़ इफ आई वुड हैव सेड कि इक्वेशन बताओ, आई थिंक ऑल ऑफ यू विल से दिस वन. इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि सबको मालूम है, तो ये तो पार्ट कोई भी कर ले. दैट्स व्हाई आई डिडंट इवन वेट फॉर योर आंसर. ठीक है ना?
अब एक प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है कि चलो ये तो नोन है, कोई बात नहीं, अननोन कितने? 4 है। इक्वेशन कितने हैं? 3 है। अब बताओ इसके अलावा चौथा इक्वेशन का कोई स्कोप है क्या? बताओ, कैन वी हैव एनी फोर्थ इक्वेशन? कैन वी हैव अ स्कोप ऑफ फोर्थ इक्वेशन इन दिस केस? बताओ जरा, कोई चौथा इक्वेशन बन सकता है इस फ्रॉम ई? ओके बेटे, ई का इक्वेशन और फर्दर पॉसिबल नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन मान लिया। ई का इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन रिलेट करके आया था, याद करके देखो, तो हमने तो ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लिया ना, इसलिए और ई का कोई अलग से इक्वेशन अब नहीं आएगा। और कोई देव से इसकी बन तो जाएगा जरूर, पर पता नहीं कौन सा। ये आंसर सही नहीं चलेगा। ओके, द थिंग इज दैट इक्वेशन थ्योरी से बनता है, प्रिंसिपल से बनता है, लॉज से बनता है। अब बताओ हमने ऐसे कौन सा लॉ छोड़ दिया? मोमेंटम कंजर्वेशन कर लिया अप्लाई, एनर्जी कंजर्वेशन कर लिया अप्लाई, और कौन सा लॉ है बताओ जरा? और तो लॉ ही नहीं है। सर हाँ ठीक है, वेटिंग रूम मोमेंट, चेक कर लो। हाँ बेटे, वेटिंग। अच्छा वेटिंग में, हाँ तो नाउ आदित्य माथुर सेट की अब इंपल्स का लिखेंगे। इट्स अ गुड आइडिया, आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट। थोड़ा सा रुक जाओ बस, मैं देखता हूँ कि और कोई आइडिया तो नहीं आ रहा किसी और से। ओके, गुड आइडिया गिवन बाय यू नो आदित्य माथुर, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। पता है प्रॉब्लम क्या है? कि कल वाला क्वेश्चन याद करके देखो, कल वाले क्वेश्चन में या परसों वाले क्वेश्चन में या लास्ट क्लास में क्वेश्चन में ऐसे था, ऐसे करके ना। इस केस में इंपल्स के डायरेक्शन को लेके कोई परेशानी था क्या? इस वाले में इंपल्स के डायरेक्शन को लेके किसी को कोई परेशानी था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये यू नो सरफेस है, तो इंपल्स का डायरेक्शन इन्हीं में से होगा। तो वेज को ये इस तरफ मिलेगा वो इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव नॉर्मल एक्शन फोर्स, और पार्टिकल को इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन मिलेगा इंपल्सिव। लेकिन इसमें बताओ जरा, जब कोलिजन हो रहा है, क्या तुम डायरेक्शन बता सकते हो? क्या तुम डायरेक्शन बता सकते हो? यस और नो? अब भव्य इसके क्या कोई कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख सकते हैं? कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं, पहले कहीं से भी आ जाए और बाद में चले जाए, तो कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाउंड होना, तो बाउंड तो है ही नहीं। ये देखो, ये दोनों अपना चला आ गया, बहुत दूर चले जाएंगे। कोई बाउंडेशन थोड़ी है कि कोई धागे से बांध दिया तो देखो आपस में दूरी सेम रखना पड़ेगा एंड ऑल, नथिंग लाइक दैट। सो नो कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ओके, देव हैज नाउ गिवन अप। आर्यन जैन इसकी ना 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 कोई डायरेक्शन नहीं है। आप बिल्कुल सही बात बोला है, इस केस में डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी ये जो मैं डायरेक्शन क्लेम कर रहा हूँ ना, या अपने एक्सपीरियंस से जज कर रहा हूँ, वो चीज मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स पार्टिकल्स इसलिए इसलिए फाइनल कंक्लूजन पता है क्या है? एज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्शन ड्यूरिंग कोलिजन is not known, hence we cannot write a fourth equation. फोर्थ इक्वेशन लिख ही नहीं पाएंगे, एंड देयरफॉर 4 अननोन्स तो सॉल्व होगा नहीं। इसलिए ये एक इनकंक्लूसिव सिचुएशन, ठीक है? सो देयरफॉर hence there is no generalized unique solution for a general collision, general oblique collision
और याद करके देखो, ये सिचुएशन मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था। जब मैंने फोर्सेस इंट्रोड्यूस किया था तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए थे, याद आ रहा है कि फ्लैट बाय फ्लैट, फ्लैट एंड कर्व, कर्व्ड एंड कर्व, शार्प एंड कर्व, शार्प एंड फ्लैट, और लास्ट एक केस आया था शार्प एंड शार्प। तो मैंने उसमें ये बताया था कि शार्प और शार्प में नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हमें पहले से नहीं पता होता। तो इमेज से क्या नॉर्मलेशन लग नहीं रहा है? द आंसर इज नॉर्मलेशन तो लगेगा, पर एग्जैक्टली कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है ये मुझे नहीं पता। ये सिचुएशन से गाइडेड होगा, डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है। Therefore, I'm saying that there is no general solution. So there is no generalized unique solution for a general oblique collision. तो इमेज से ये तो क्वेश्चन ही अधूरा रहेगा, इसका मतलब फिर क्या करें हम? कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। However, there are conditional solutions. There are only conditional solutions. Now, what do you mean by that? हो सकता है कि दिया है कि फाइनली दोनों का स्पीड सेम है। एग्जाम्पल मे बी लेट्स से v1 इज इक्वल टू v2 दिया है, या मे बी दिया है, और मे बी लेट्स से दिया है कि बाकी बाद में दोनों का एंगल सेम हो गया, phi1 इज इक्वल टू phi2, और मे बी लेट्स से गिवन है कि phi1 इज इक्वल टू 2 phi2, या जो भी क्राइटेरिया है। यानी क्या होगा ना, कुछ एक एडिशनल कंडीशन चाहिए, है ना। सो therefore apart from equations, from the three equations, we need an extra information to solve for oblique collisions in particles. Now that is the generalized theory. मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, सब कुछ लिख दिया, so that now you get a good idea. ठीक है, यानी जनरलाइज सोल्यूशन नहीं है, पर कई बार दिया होगा, देखना कि ए का स्पीड बी का डबल है, यानी v1 इज इक्वल टू 2v2 है, तब तो एक वेरिएबल कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपस में रिलेट हो गए दोनों। यानी वो जो मैंने बॉक्स बना के 4 वेरिएबल लिखा था, अगर आपस का रिलेशन दिया हुआ है तो यानी 3 ही वेरिएबल रह गया। 3 वेरिएबल तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रिकेशन आएगा कोई बात नहीं, बट 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल उतना तो हम कर सकते। यानी एक एडिशनल कंडीशन चाहिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, दैट्स द आइडिया विद जनरल ऑब्लिक सॉल्यूशन। बट ये जो मैंने डिस्कस किया ना, ये सिर्फ पार्टिकल्स के लिए है। हमेशा पार्टिकल तो एग्जाम में आएगा नहीं, और ना ही एग्जाम्पल में या क्वेश्चंस में आएंगे। तो अगर पार्टिकल के अलावा कुछ होता है तब तो हम ऑब्लिक कोलिजन का जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ ऑब्लिक कोलिजंस बट फॉर नॉन पार्टिकल्स। हर्षित लोहानी has asked की क्या मतलब, इसके मतलब 3 ही इक्वेशन होंगे? देखो, इक्वेशन का सोर्स तो 3 ही है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। इक्वेशन तो 3 ही बनेगा, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एडिशनल क्वेश्चन अगर दिया होगा, इंफॉर्मेशन जैसे मैंने बोला एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होगा, हमारे रिक्वायरमेंट भी कम हो गए, तो हम 3 इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट। ठीक है, सर बेटे बोलो। सर एक छोटी सी बात पूछनी थी हाँ बोलो। कि सर हम सिस्टम में सर कुछ भी ले सकते हैं? जैसे हमने M1 M2 ले लिया, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन होती है कि इन दोनों सिस्टम में नहीं ले सकते, या फिर कुछ भी ले सकते हैं सिस्टम में? सिस्टम को मतलब 2 ही तो पार्टिकल, तो सिस्टम तो लेना पड़ेगा। हाँ मतलब ले सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है कि कहीं सिस्टम में नहीं ले सकते, या फिर हमारा जहाँ मन करे वहाँ ले सकते हैं? नहीं, तो अगर मान लो तुम सिस्टम को अगर दोनों मास को नहीं लोगे ना, तो इन दैट केस मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं लिखा होगा। हाँ सर वो तो ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टिकल देखोगे तो जब दूसरा पार्टिकल आके हिट कर रहा है तो जो इंपल्सिव रिएक्शन आएगा, अब कौन से डायरेक्शन में आएगा वो तो नहीं पता, बट जो भी आएगा वो तो एक्सटर्नल हो गया, तो इन दैट केस मोमेंटम भी नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी होगा इसमें सिस्टम को लेके ही एनालाइज करना, ठीक है ना, और एनर्जी कंजर्वेशन भी कभी वही स्टेटस है। अच्छा, अब हम करते हैं डिस्कशन जहां पे ऑब्लिक कोलिजन सॉल्व हो जाता है, वो उसमें क्या करें। जैसे सपोज मेरे पास एक डिस्क है, ये एक्चुअली टॉप व्यू है,
ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉप व्यू है। एक डिस्क है, मोटे से डिस्क है, और ये इसका सेंटर लाइन ज्वाइन करके है सपोज, ये सेंटर और ये ऐसे, और इसका कुछ रेडियस आर है मान लो, और यहां से एक पार्टिकल को मैंने लॉन्च कर दिया विद द स्पीड ऑफ v। इसका पार्टिकल का मास m है, इसका भी m है, ठीक है। और ये ऐसे आपके डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो सेंटर लाइन और जो वेलोसिटी लाइन है इसके बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस होता है, दैट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज b, is called as impact parameter। ये नाम है बस, यू माइट सी ये कौन सा पैरामीटर है, नाम दिया है, क्या करें, कुछ और नाम होता तो कुछ और बोलते, जो भी है। तो ये b वैल्यू, सपोज इन दिस एग्जांपल, सपोज b is equal to r/2 दिया हुआ है सपोज। तो ऐसे केस में u का वैल्यू मान लो हो गया सपोज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी u वेक्टर, इसका तो वेलोसिटी 0 है, दिस इज एट रेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मान लो इसको 1 मान लो, u1, तो u1 वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 50 i कैप। तो क्वेश्चन इज फाइंड v1 and v2 if e is equal to 1। e भी तो है, e तो कहीं जा नहीं रहा, e is equal to 1 दे रहा, ठीक है। और अभी रुको थोड़ा सा ना, इसको अच्छे से समझो। नाउ यू माइट से कि अभी तो आप कह रहे थे सॉल्व नहीं होगा, ये भी तो ओब्लिक कोलिजन है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का होगा, तो यानी ये तो इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, ऐसे कुछ होगा, तो ये भी तो ओब्लिक है। ये ओब्लिक है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये एक डिस्क है इसलिए इसका नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन मुझे मालूम, ये यानी इसके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन मुझे मालूम है, और इस वजह से ये सॉल्व हो जाएगा। पार्टिकल में मैं कोई अगेंस्ट थोड़ी हूं पार्टिकल के, द प्रॉब्लम इज दैट टू पार्टिकल्स, हाउ डू यू नो द नॉर्मल रिएक्शन। और जब तक नॉर्मल रिएक्शन ना पता हो तो इन दैट केस तुम कंसेप्ट्स और यूज नहीं कर पाओ। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पता है, इसलिए इस पे तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ये भी ओब्लिक कोलिजन है, लेकिन ये फुल्ली सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बात तो दिस क्वेश्चन इज फुल, दिस हैज यूनिक सोल्यूशन। जबकि देखो ये भी ओब्लिक कोलिजन है, पर इसका यूनिक सोल्यूशन है, क्यों? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ impulsive normal action is known, ठीक है, इसमें मालूम है, और इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। गो अहेड एंड फाइंड द आंसर। अरे दूसरा एम डिस्क का मास है। हाँ, ये डिस्क का मास भी है और पार्टिकल का मास भी है, और r/2 डिस्टेंस पे आपके हिट कर रहा है, रेडियस इसका r है, ठीक है। So has asked a question that is it compulsory that it will be given that a relation between phi1 and phi2? ना ऐसे कुछ नहीं है। हो सकता है कि phi1 phi2 का रिलेशन ना देके, हो सकता है कि v1 और v2 का रिलेशन दे, कि वेलोसिटी इज डबल दैट, हाफ ऑफ दैट, 3 टाइम्स दैट, वो भी तो हो सकता है। हाउ डू नो? चलो, इस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज, बट माइंड यू हैव टू फाइंड आउट इन वेक्टर फॉर्म, ये जरूर ध्यान रखना। और इस बार e का वैल्यू 1 दे रखना, so that will hopefully make the question slightly easy।
Now you might see एंगल कहां से मिल गया ना, ये बी आर बाई टू दिया ना, बी आर बाई टू दे रखा, तो ये आर बाई टू हो गया और ये आर है ना, ये जो ट्राइंगल है ये कैसे हो गया, ये आर है, ये आर बाई टू है, तो ये थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, आर बाई टू आर बाई आर, तो थीटा क्या है, That's it. तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट ना 30 डिग्री। या अब देखो पता है क्या ना कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, अभी कोई आंसर तो नहीं आया, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, थोड़ा ध्यान से एक चीज जरा देखो। 2 मिनट रुक कोलिजन जाओ। हो गया, कोलिजन वाला जो पार्ट है वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, इसलिए मैं जानबूझ के क्या करता हूं, ये जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये वाला 50 मीटर पर सेकंड, उसको ब्रेकअप कर दूंगा इनटू रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, डेलिबरेट। तो चलो ठीक है करते हैं। तो अगर मैं रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट करता हूं तो एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल। तो इसका जो वेलोसिटी दिया गया वो तो दिया 50, ये मैं जस्ट बिफोर कोलिजन की बात कर, ये तो दे रखा 50, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो 50 cos 30 और ये हो जाएगा जो है 50 cos 60 और 25, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 50 cos 30 √3/2 देन 25, ये हो गया बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन इसका 50 था, ये 25 हो गया, ये 25 √3 हो गया, दैट इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। चलो ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, this component of velocity is not experiencing any force whatsoever, so therefore this velocity will not change, so therefore ये जो 25 मीटर पर सेकंड है ना, ये अनचेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि 25 मीटर पर सेकंड टेंजेंशियल है और जो फोर्स लग रहा है ड्यूरिंग कोलिजन दैट इज रेडियल, तो रेडियल फोर्स का टेंजेंट के अलोंग कोई असर नहीं होगा, तो therefore 25 वाला जो है अनचेंज रहेगा। बाकी रेडियल का देखो, रेडियल में क्या हो रहा है, देखो इसका वेलोसिटी 25 √3 है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और इलास्टिक कोलिजन है, तो याद करके देखो इलास्टिक कोलिजन इक्वल मास में क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज होता है, याद है ना, तो यानी क्या हो गया कि ये वाला वेलोसिटी इसके पास रहेगा, ये वाला जो वेलोसिटी है ना 25 √3 ये सारा दे देगा ये दूसरे पार्टिकल बोलते हैं डिस्क है इसके, तो वो दूसरे को दे देगा। यानी फाइनली हो क्या रहा है, फाइनली ये होगा कि ये तो ऐसे से आके आया और उसके बाद पार्टिकल चला गया यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड से, और उसके परपेंडिकुलर ये डिस्क चला गया कितने से, so the particle will go in this direction with 25 meter per second and the disk will go with 25 √3 meter per second, और एंगल्स मुझे मालूम, ठीक है, तो एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 60, यानी v1 वेक्टर क्या हो गया, फिर v1 वेक्टर हो गया क्या, 25 का कंपोनेंट, तो 25 का कंपोनेंट क्या होगा, 25 cos 60 which is 25/2, यानी 25/2 I cap प्लस इसका sin 60 which is √3/2, यानी 25 √3/2, ये v1 और v2 वेक्टर क्या हो जाएगा फिर ना, v2 वेक्टर खुद 25 √3 है और इसका cos 30 यानी √3/2, तो 75/2 यानी इक्वल टू 75/2 I cap minus sin 30 degree, sin that is half, so minus 25/2 √3 minus 25 √3 by 2। देख लो देव सेड कि हाँ ये मेरा भी यही आ रहा है, चलो गुड। मनशा इज आस्किंग बट टेंजेंशियली क्या हुआ है ये फिर बता दो। देखो
पता टेंजेंशियली हो क्या रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा। द रीजन बीइंग दैट टेंजेंशियल कोई फोर्स ही नहीं है भाई। देखो जब कोलिजन हो रहा है ना तो इसके नॉर्मल एक्शन इसके अलॉन्ग सेट होगा, वही मैंने दिखा दिया इधर इधर, ये देखो डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल है। तो देयरफॉर कोलिजन के पहले जानबूझ के इसलिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी को रेडियल और टेंजेंशियल में ब्रेकअप कर दिया, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो देयरफॉर इट विल रिमेन द सेम। और रेडियली अलॉन्ग यानी रेडियल वाला जो कंपोनेंट है उसके अलॉन्ग क्या हुआ, उसके अलॉन्ग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी उसने सारा दे दिया। क्यों? मास इक्वल इलास्टिक कोलिजन, तो हेड ऑन अगर होता है तो इन दैट केस क्या होगा ना, जो है इंटरचेंज हो जाएगा। तो यू माइट से हेड ऑन तो है ही नहीं, ये तो ओब्लिक कोलिजन है, हेड ऑन है कहां ना, हेड ऑन नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुम इस वाले कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को देखते हो तो ये हेड ऑन ही है। क्यों? हेड ऑन का मतलब होता है जब सारे वेलोसिटीज नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन के अंदर या उसी लाइन पे होता है तो उसको हेड ऑन बोलेंगे। तो देयरफॉर ये वाला कंपोनेंट यानी 25√3 वाला जो कंपोनेंट है ना इसका पार्टिकल का, वो हेड ऑन की तरह काम कर रहा है, यानी समझ लो हेड ऑन ही है। क्यों? बिकॉज इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ या अलोंग द लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल रिएक्शन। अभी और क्वेश्चन देखता हूँ। सो में लास्ट की सर लेकिन कोलिजन के पहले 50 से जा रहा था है तो डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोगों ने अभी तक कैसे किया, क्योंकि अभी तक सिर्फ वेलोसिटी एक ही लाइन पे होता था। हाँ एट वर्स्ट ऐसे होता था, पर लाइन एक ही होता था, इसलिए फटाफट मोमेंटम इक्वेशन। इसमें भी मोमेंटम कंजर्व किया मैंने, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, तो अभी देखना इसका जो नेट मोमेंटम होगा वो देखना इधर ही जा रहा होगा, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन तो एक्स के अलॉन्ग भी हुआ और उसका इक्वेशन लिखने में हम नाकाबिल है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हमें ओब्लिक का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ा। दैट्स नंबर 1। एक और क्वेश्चन भी आया, दैट इज इफ दूसरे पार्टिकल की भी इनिशियल वेलोसिटी होती तो उसके कंपोनेंट से अलॉन्ग नॉर्मल लेते। बिल्कुल बढ़िया और सही लैंग्वेज यूज किया गया, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग इज दैट मान लो अगर दूसरा भी कुछ मूव कर रहा होता तो बिल्कुल हो सकता है, अगर दूसरा भी मूव कर रहे होते तो इन दैट केस उसके कंपोनेंट्स भी हम नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग और नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर लेते, क्योंकि जो भी कोलिजन का थ्योरी लग रहा है इस केस में वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर जैसे इनिशियल वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर, ठीक है ना। बट हाँ अगर मान लो उसके बाद रेडियल वेलोसिटी भी है सपोज, तो इन दैट केस तो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, देन यू कांट डू मच, ठीक है ना। चलो अब एक काम करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था एक जनरल कोलिजन ओब्लिक कोलिजन फॉर अ पार्टिकल एंड अ डिस्क, बट इसमें एक फायदा पता क्या हुआ कि एक कंपोनेंट पूरा ही एक दूसरे को दे दिया, पहले वाले पार्टिकल ने रेडियल कंपोनेंट अपना सारा दे दिया डिस्क के ऊपर, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट इक्वल मास E = 1, तो इंटरचेंजिंग वाला चीज, बट ये हमेशा थोड़ी होगा, इसलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा और जनरल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और जनरल क्या है, इसमें भी क्वेश्चन ही है, फाइंड V1 एंड V2, क्वेश्चन में पहले ही बता देता हूं, फाइंड V1 एंड V2, क्वेश्चन वही है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूं। पर इस बार एक मेजर अंतर है, मेजर अंतर क्या है, एक m मास और एक 2m मास, इसलिए इस बार इंटरचेंजिंग एक्सपेक्ट मत करना, इंटरचेंजिंग एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये 100 मीटर पर सेकंड, ये 2m आ गया, ये 2m है और ये दे रखा है सपोज इक्वल टू 3r/5, दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड V1 एंड V2, ये दिया हुआ इस केस में 100 मीटर पर सेकंड,
और इलास्टिक कोलिजन है, E is equal to 1. Go ahead. सोम has asked इसमें नॉर्मल कौन सा है? ना देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सेंटर से लेके उसके सर्कमफरेंस के जो पॉइंट है जहाँ पे कोलिजन हो रहा है उसको ज्वाइन कर लो, वही नॉर्मल रिएक्शन. देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हर जगह पे अलग अलग डायरेक्शन पे होगा. मैं अगर इस डिस्क को ऐसे हिट करूंगा इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया ये वाला. अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला होगा. इधर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऐसे हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो गया. तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस सेंटर से लाइन ज्वाइन कर लो. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन. भले हिट कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो स्टार्ट करो. 100 मीटर पर सेकंड इसका m है, इसका 2m, ये ध्यान रखो. गो अहेड नाउ. Dhruv Sharma has given an immediate answer almost, and that is V2 is equal to 60 I cap. नहीं बेटे, सिर्फ 60 I cap तो हो नहीं सकता V2, क्योंकि 60 I cap तो तब होता है जब हेड ऑन होता, या तो ओब्लिक है. इसलिए जो V2 होगा वो कुछ भी कर लो, V2 तो ऐसे ही होगा. ठीक है ना? प्लीज टेक केयर. Yes, Dhruv Sharma, are you saying something? Or hand raised दिख रहा. Okay, V2 आ गया 60 I cap, 40 I cap minus 36 J cap. V2, अच्छा. 48 I cap minus 36 J cap is what he is saying कि V2 होगा. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ. Let me check. Only Dhruv Sharma has given an answer till now. Angle at which it is deviating is coming out to be tan inverse of 11 by 25. Well, I have to look into that. I am also waiting for more answers. They हमने एक आंसर दे दिया, that is 128 by 3 I cap minus 96 by 3 J cap. चलो ठीक है, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा. I mean, I can't tell, है ना? कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो. चलो लेट मी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना 100 मीटर पर सेकंड आके यहाँ पे हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे कंपोनेंट बनाने पड़ेगा. तो मैं काम करता हूँ, इसका जो कंपोनेंट है वो रेडियल और टेंजेंशियल बना देता हूँ पहले. जस्ट बिफोर कोलिजन क्या होने वाला है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक रेडियल. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. तो ये एंगल तो 37 डिग्री हो जाएगा. This angle this time is 37 degree. ठीक है ना? Dev has now asked कि इसको velocity में कैसे बदलेंगे. Garv has also given an answer in the meanwhile. 32 I cap minus 24 J cap, and that is for V2. चलो, let me see him. तो ये 37 हो गया, तो इसका velocity तो 100 है, तो ये हो जाएगा cos 37, तो that is 80, यानी 80 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा जो है sin 37 यानी 60 मीटर पर सेकेंड. तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो 60 तो ऐसे है, उसका कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, अब हम देखते हैं रेडियल. तो रेडियल में क्या होगा, m into 80 is equal to m into, let's call it as suppose v radial 1 है ना, v1r plus 2m into v2r. v2 रेडियल पूरा नहीं है, ध्यान रखना ही यार. तो mm तो चलो कैंसिल हो गया, इसको डाल दो, तो यानी हो गया 80 is equal to v1r plus v2r. v1r और v2r क्या है ना, रेडियल के अलोंग वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फॉर 1 and 2. तो ऑब्वियसली बोलने की जरूरत नहीं है, ये पार्टिकल 1 हो गया और ये पार्टिकल 2 हो गया.
that is done. क्योंकि E is equal to 1 है, क्योंकि E is equal to 1 है, तो therefore 80 is equal to V2R. अच्छा ये 2 वही सर V2R minus V1R. ये V2R हो गया, ये V1R हो गया, मैंने सेम रेशियो में मान लिया अकॉर्डिंगली दिया। तो आई थिंक दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा ना 3 V2R is equal to 160, तो यानी V2R is equal to 160 by 3. तो अगर V2R 160 by 3 आता है तो मैं उसको उधर कर देता हूँ, तो 240 यानी V1R equal to 80 by 3. यानी सेकेंड वाले वेलोसिटी तो आ गया ये वाला, तो सेकेंड वाले का क्या हो रहा है, डिस्क का आफ्टर कोलिजन बस एक ही वेलोसिटी और वो है 160 by 3. देखो कितना आसान हो, 160 by 3 और फिर उसका कंपोनेंट 37 डिग्री तो हो गई वही चीज, यानी V2 आ गया इससे क्या, तो 160 by 3 का cos 37, तो cos 37 is like 4 by 5, तो 5 से 32 4 यानी 128 by 3 I cap, और 160 by 3 into 37 तो यानी 4 इसका कॉस्ट का हो गया 4 by 5, तो 5 से 32 into 4 तो 150 और ये हो जाएगा 160 by 3 into 3 by 5 तो यानी minus 96 by 3 minus 24 जी, अच्छा सॉरी 96 minus 32 ऐसे कुछ आ रहा, हाँ वही 96 by 3. ठीक है हर्षित लोहानी, यू आर राइट. ओके देव इज नाउ सेइंग कि V1 में दिक्कत आ रहा है, चलो कोई नहीं V1 को भी सॉर्ट आउट करता हूं, पहले V2 तो आ गया ना, अब V1 के पास, हाँ बेटे सर वो -80 by 3 होगा V1R ये वाला यस सर माइनस आ रहा है, हाँ माइनस आ रहा है, ठीक ठीक है ना? क्योंकि अगर V2R को मैं आपको हाँ ठीक 10 माइनस होगा, ठीक है माइनस होगा, एकदम सही बोला, मैंने गलत लिखा, चलो तो यानी कितना आ गया ना V1R is equal to minus of 80 by 3. यानी अब हम जरा पार्टिकल का देखते हैं, तो पार्टिकल का क्या क्या हो गया देखो जरा, पार्टिकल का हो गया इस तरफ 60 और इस तरफ 80 by 3. नाउ यू माइट सी आपने इस तरफ कैसे ले लिया, तो देखो हमने तो पार्टिकल को आफ्टर कोलिजन भी ऐसे ही सोचा था, स्मॉल m वाले का भी, पर ऐसे सोचने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ऐसे सोचना पड़ा. हमने एक्चुअली लिया ऐसे ही था लेकिन बाद में ऐसे लेना पड़ा, क्यों भाई, जैसे क्वेश्चन आएगा या जैसे क्वेश्चन का आंसर आएगा उस हिसाब से ना इंटरप्रेट करेंगे, है ना. तो अब एंगल सिलेक्ट देख लो जरा क्या आ रहा है, तो एंगल पहली बात तो आएगा 37 डिग्री और ये आ गया 53 डिग्री, ठीक है. सो देयरफॉर V1 आ जाएगा इसके कंपोनेंट्स, तो यानी 60 का cos 53 यानी 3 by 5 I cap प्लस 4 by 5 G cap, और इसका ठीक है ना प्लस 80 by 3 का भी दो कंपोनेंट है, माइनस 4 by 5 I cap है ना इसका, और प्लस 3 by 5 G cap. ठीक है ना, वो चेक करो, यानी कितना आ गया आई कैप के साथ, देखो क्या आ रहा है 60 into 3 by 5, तो 5 12 से 60 36 और ये आ जाएगा 80, तो लाइक 5 से 16 4 से 64 by 3, so minus 64 by 3 प्लस जे कैप में क्या आ रहा है
5, 12 to the 48 plus 80 plus 60. ठीक है, तो ये आ गया 108 minus 64, तो 36 plus 8 that is 44 by 3 यानी equal to आ रहा है। एक बार मेरा आंसर चेक कर लेना कैलकुलेशंस 44 by 3 और ये आ जाएगा 48 plus 60 that is 64 ठीक है प्लस 64 तो V2 आ चुका है V1 भी आ गया तो V1 आ गया 44 by 3 I cap plus 64 ठीक 44 by 3 I cap that's it अब चेक करो देहम यू आर गेटिंग द राइट आंसर नाउ हर्षित ने भी दे दिया है सोम ने दे दिया कि 2V2 is equal to V1 कैसा है नहीं 2V2 is equal to V1 तो कहीं भी नहीं अब वो रिलेशनशिप आ रहा है मतलब दैट्स अ डिफरेंट थिंग बल्कि इसको इनटू 2 करके ये मिल रहा है बट डोंट लुक इनटू दैट पार्ट अभी ये ऐसे तो कोई भी दो सॉल्यूशन आएगा तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही मल्टीप्लाई होने वाला अब एक मान लो 80 आया दूसरा 10 आया तो बोलेगा तुम क्या 8 टाइम्स ऐसा कोई रूल थोड़ी है ये तो सॉल्व होके जो आएगा वही हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं सो मैं आज की इक्वेशन कैसा है दिस इज मोमेंटम ये मोमेंटम इक्वेशन से है m into 80 mv1 r2 mv2 r तो उसको सिंपलीफाई किया दूसरा है e is equal to 1 से this is from momentum conservation I hope now it's visible ठीक है अब एक बार जरा अच्छे से चेक कर लो ओब्लिक कोलिजन में लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होता है बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज अ जनरलाइज्ड ओब्लिक कोलिजन इसके बाद कोई परेशानी होना नहीं चाहिए ठीक है अब चेक कर लो चलो as there is no doubt and query see these questions are not difficult नहीं है ये बस ये कि थोड़ा ओब्लिक का तो क्या है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सपोज ये दो डिस्क्स पड़े हुए एक स्मॉल एन मास ये मान लो 2m और ये 2m है और ये कुछ u वेलोसिटी से आया ठीक है हिट किया दोनों के इकट्ठे तो फाइंड फाइनल वेलोसिटीज
इलास्टिक कोलिजन ऑफ दिस। Go ahead. V1 V2 मतलब दोनों की वेलोसिटी बतानी है। हाँ, दोनों के वेलोसिटी। एक काम करें, थोड़ा सा सिंपल कर दें इसको। इसका जो है ना, इसका जो रेडियस है, इसको भी ये सब आर ही कर दो। ये तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा और कोई बात नहीं। तीनों के रेडियस आर। ऑल थ्री हैव रेडियस आर। आंसर ऑब्वियसली यू के टर्म्स में आएगा, है ना। चलो इन द मीनवाइल जो है हाँ, मतलब आंसर यू के टर्म्स में देना है। जैसे अभी कुछ पूछना है कि यू कितना है, यू के टर्म्स में दे दो। और द ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहली बात तो ये कि एज पर द ज्योमेट्री, क्योंकि आगे यहाँ पे हिट करेंगे तो वो सेंटर टू सेंटर जॉइनिंग होगा। ये आर हो गया, ये 2r हो गया, है ना। तो यानी साइन थीटा हो गया r/2r। सेंटर अगर ये हो ना, जो कोलिजन हो रहा है, तो सेंटर टू सेंटर जॉइन कर तो 2r और ये r है, ये थीटा हो गया तो 30 डिग्री। यानी इसका मान लो v2 और इसका भी v2 हो गया, और मासेस तो 2m नहीं है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉन्ग x लिखूंगा पहले, और मान लो इसका कोलिजन आफ्टर जो है ना, वो हो गया सपोज v1 आफ्टर कोलिजन। तो यानी मैं लिखूंगा m into u इज इक्वल टू
m into v1 plus 2m into 2 2 इसलिए क्योंकि इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो इसलिए ट्वाइस। या एक काम करो, 2m into v2 cos 30 डिग्री। इस बार टेंजेंशियल और रेडियल नहीं ब्रेक करेंगे कौन सा? सर, वो वेलोसिटी को, यू को। हाँ, लेकिन ये टेंजेंशियल जाएगा नहीं ना। अगर मान लो इस पार्टिकल को देखते हो तो इसके टेंजेंशियल और रेडियल अगर करोगे तो टेंजेंशियल अगर देखो तो ये जाके इससे टकराता है ना, तो इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इससे अच्छा है कि मैं x और y ही कर रहा हूं। तो mu इज इक्वल टू mv1 प्लस 2m इंटू v2 इंटू cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, ठीक है, इंटू ट्वाइस, ये 2m के कारण 2m है, इंटू v2 cos 30 डिग्री, तो ये हो गया √3/2 cos 30 डिग्री, और इंटू डबल इसलिए क्योंकि ये दोनों का इकट्ठे है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। तो यानी बेसिकली हो गया u इज इक्वल टू v1 प्लस 2 2s are 4/2 2 आ गया, 2√3 ये पहला इक्वेशन। दूसरा एनर्जी, यानी हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ हाफ तो वो सब चलो कैंसिल कैंसिल कर लो, हाफ हाफ m सब कैंसिल हो गया। V2 का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। नहीं, काइनेटिक एनर्जी में अब कंपोनेंट लेने का फायदा क्या है? क्योंकि हमने v2 ये लिया एक्चुअल वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, हमने तो एक्चुअल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स लिया v2, अब कंपोनेंट लेने कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है ना। यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 4 v2 स्क्वायर। अब तुमको क्या करना पड़ेगा ना, वो बॉडी इक्वेशन बना के तो इसमें से जस्ट इक्वेट करके, तो मे बी व्हाट यू कैन डू इज दैट v1 स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस 2√3 v2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे v1 स्क्वायर क्या है ना, u स्क्वायर माइनस 4 v2 का स्क्वायर, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, है ना। तो यानी u स्क्वायर माइनस 4 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो, यानी u स्क्वायर माइनस 4√3 v2 इंटू u, ठीक है ना, प्लस 4 to the 12 v2 स्क्वायर। तो u स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो मैं 4√3 v2 इंटू u को इधर ला सकता हूँ, इसको उधर ले जाऊंगा, यानी आ गया 16 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 12 16, और ये आएगा 4√3 इंटू v2 इक्वल टू 4√3 v2 इंटू u, एक v2 कैंसिल कर लो, तो ये v2 आ गया इक्वल टू 3/4 3/4 इंटू, तो इससे क्या होगा ना, v1 भी आ जाएगा। v1 कितना आ रहा है फिर, ऐसे निकाल लेते हैं, v1 इज u माइनस 2√3 v2, तो v1 आ गया इक्वल टू u माइनस 2√3 इंटू v2, पहले 2√3 by 4, तो 3 to the 6/4, यानी क्या होगा माइनस, यानी v1 आ गया, v1 is equal to minus of u by 2 I, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा आ रहा है v2 is equal to आया था √3/4 u, तो वो √3/4 है, फिर cos थीटा is like √3/2, यानी v2 आ गया इक्वल टू, एक्चुअली इनके अलग अलग होगा ना, तो मैं इसका निकाल लूं, तो बाकी का तो प्लस माइनस से अपना मैनेज कर लेना। तो v2 is equal to √3/4 into u,
और cos 30 डिग्री √3/2 I cap माइनस sin सॉरी प्लस cos 30 plus sin 30 हाफ यानी v2 वेक्टर आ गया 3/8 3u/8 I cap प्लस √3/8 सर एक डाउट है हाँ बेटा सर, इसमें ई से इक्वेट नहीं कर सकते? देखो ई का परेशानी इस बार पता है क्या ना, इस बार दो कोलिशंस इकट्ठे हो रहा है, समझ ना। तो अब मान लो सपोज, चलो एक चीज इमेजिन करो, अगर मान लो ये मास यहाँ पे नहीं होता, अगर ये यहाँ पे नहीं होता और अगर ये आके हिट करता तो ये तो मासेस अनइक्वल है, तो यानी इसके पास एक रेडियल वेलोसिटी भी होता और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होता, तो वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो उसको इधर ले जाता, तो अगर उधर ले जाता तो इसको धक्का मारता है फिर, और वो दोनों एक ही इंस्टेंट पे हो रहा है, इसलिए ई का कंसेप्ट इस बार उतना अच्छे से इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे। व्हाट आई एम यूजिंग इज बेसिकली व्हाट ना, द फैक्ट दैट इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज, तो दैट इज द फंडामेंटल बेसिस है। अदरवाइज पता क्या ना, अगर तुम ई इज इक्वल टू लेते हो इसके लिए, तो वो जो है ना वो यहाँ जाकर धक्का मारता है, तो फिर वो एक और अच्छा, जबकि कोलिजन दोनों इकट्ठे हो रहा है, मतलब इस पॉइंट को जब ये टच कर रहा है उसी मोमेंट पे ये इस पॉइंट को भी टच कर, तो दो कोलिजन एक्चुअली एट द सेम इंस्टेंट हो रहा है, तो देयरफॉर यू नो इस बार फंडामेंटल बेसिस। देखो एक चीज ध्यान रखना, ई कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ई हैज बीन डिफाइंड, ई इज नॉट ए कंसेप्ट, कंसेप्ट इज मोमेंटम एंड कंसेप्ट इज एनर्जी। इट इज जस्ट दैट एनर्जी के इक्वेशन बहुत बड़ा आता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो कितना कुछ आया, क्वाड्रेटिक करके आया, कुछ कैंसिल हो गया वो अलग बात है, बट देन आया तो क्वाड्रेटिक था। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने उसको सिंप्लीफाई करके एक ई के टर्मिनोलॉजी में इक्वेशन दिया था, दैट वाज व्हाट वाज इन द बिगिनिंग, बट एज थिंग्स हैव बिकम नाउ मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो देखा होगा इवन ओब्लिक कोलिजन विद पार्टिकल्स में भी देखो ई का कंसेप्ट बेकार हो, क्यों? क्योंकि ई तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन देखो एनर्जी इक्वेशन फिर भी मैंने लिखा था, इवन कोलिजन ओब्लिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स में भी देखा होगा एनर्जी इक्वेशन मैंने लिखा था, लेकिन ई का इक्वेशन नहीं लिखा। यानी फंडामेंटली व्हाट इज हैपनिंग इज एक्चुअली एनर्जी, बस ये कि अगर हेड ऑन कोलिजन है तो उस एनर्जी को यूज करके हम थोड़ा सा एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक नया टर्मिनोलॉजी दे दिया ई के बारे में, बट ई इज नॉट एट ऑल ए कंसेप्ट, कंसेप्ट इज एनर्जी, कंसेप्ट इज मोमेंटम। तो देखो हमने वही लेवल लगाया, मोमेंटम एनर्जी, ये मोमेंटम ये एनर्जी, दैट इज द आइडिया, ठीक है ना, ये चीज है। अब एक काम करो, इसमें ई का कंसेप्ट निकाला जा सकता है, कल तो किए थे, याद करके देखो कैसे। नहीं काम करो, इसका वेलोसिटी अलोंग इनिशियल निकाल लो और फाइनली जो भी वेलोसिटी है ना, उसके भी अलोंग दिस लाइन निकाल लो, तो उससे ई का वैल्यू सॉल्व होके आ जाए। तो देखो इस बार कंसेप्ट रिवर्स कर लो, फाइंड ई, अब तो आज टाइम नहीं है, बट ये कंसेप्ट रिवर्स कर लो, दैट इज फाइंड ई इन दिस केस। तो चाहे इसको लेके करो चाहे उसको लेके करो, बात बराबर है, तो देखना आराम से कोई ना कोई आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो लाइक लेट्स एंड हियर, आई होप यू गॉट द आंसर। आई मीन हाउ हैव वी डन ओब्लिक कोलिजन, बस थोड़ा सा एक चीज रह गया, दैट इज अबाउट दैट ई पार्ट। आई मीन तो मे बी ई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कल कर ले, जब इतना कुछ किया तो थोड़ा छोड़ के, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है मैम। ओके बेटे, थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ हैप्पी डे सर। हैव अ गुड डे। चलो ओके बेटे।